की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 4 एज वेल एज यूनिट 5 क्योंकि ये बहुत ही छोटे-छोटे चैप्टर्स हैं, ज़्यादा मोर 10 पेजेस के हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद यूनिट 4। तो यूनिट 4 का फर्स्ट टॉपिक है एक्सएमएल। अब एक्सएमएल हम लोग सब जानते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। सो इट इज़ अ सिंपल वे टू स्ट्रक्चर एंड स्टोर डेटा इन अ फॉर्मेट दैट बोथ ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड। मेनली ये एक बहुत ही सिंपल वे है टू स्ट्रक्चर एंड स्टोर डेटा इन द फॉर्मेट कि उससे इंसान भी समझ पाए और कंप्यूटर भी समझ पाए। अब think of it as a method to organize information with tags similar to how HTML works, but it's more flexible because you can create your own tag. ये थोड़ा ज़्यादा flexible है HTML से क्योंकि यहाँ पे हम अपना tag भी बना सकते हैं। अब XML is quite self-descriptive because it has sender information, it has receiver information, it has a tagging, and it has a message body. So now talking about a markup language. So a markup language is a modern system for highlight or underline a document. अब की पॉइंट्स इसके क्या क्या हैं? फर्स्ट इज टैग बेस्ड स्ट्रक्चर, सेकंड इज इट इज कस्टमाइजेबल, थर्ड इज इट इज अ ट्री लाइक फॉर्मेट, फोर्थ इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, एंड फिफ्थ इज वाइडली यूज्ड. Now talking about the uses of XML. So its first use is for data exchange, facilitates data sharing between systems regardless of underlying platforms or technologies. ये हमें हेल्प करता है डेटा शेयरिंग में सिस्टम्स में रिगार्डलेस ऑफ अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजीज. नाउ सेकंड इज कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स is often employed for application configuration because it provides a readable format for storing settings and parameters. ये कभी कभी यूज़ होता है फॉर एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्योंकि ये हमें प्रोवाइड करता है एक रीडेबल फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग सेटिंग्स एंड पैरामीटर्स. नाउ थर्ड इज डॉक्यूमेंट स्टोरेज एंड मैनेजमेंट. सो ये यूज़ होता है कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट लाइक साइंटिफिक पेपर्स और बुक्स और लीगल डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रक्चर करने में. नाउ फोर्थ इज वेब डेवलपमेंट. तो ये वेब डेवलपमेंट में भी यूज़ होता है. फिफ्थ इज डेटाबेस इंटरेक्शन. आप जानते हैं कि ये डेटाबेसेस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एसक्यूएल में भी यूज़ होता है. और इज इंटरऑपरेबिलिटी इन इंटरप्राइज सिस्टम. अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है इट इंश्योर्स कंपैटिबिलिटी बिटवीन सॉफ्टवेयर सिस्टम इन इंटरप्राइजेस वाइडली यूज्ड इन इंटरप्राइज लेवल मैसेजिंग सिस्टम्स सच एज with IBM MQ or in B2B integrations. So seventh is metadata or markup. Eighth is industry specific applications. Ninth is software development. 10th is cross platform applications, and 11th is custom markup language creation. I'm now talking about simple XML. So simple XML is an extension that allows us to easily manipulate and get XML data. Simple XML provides an easy way of getting an element's name, attribute, and textual content if you know the XML document's structure or layout. Simple XML turns an XML document into a data structure you can iterate through like a collection of arrays or object. Mainly ये एक extension है जो allow करता है हमें easily manipulate और टू गेट एक्सएमएल डेटा. मेनली इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को एक डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में फॉर्मेट कर देता है जिसको हम लोग बार बार इटरेट कर सकते हैं लाइक अ कलेक्शन ऑफ एरेज और ऑब्जेक्ट. दैट इज डीटीडी और डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन. सो डीटीडी कंटेन्स अ सेट ऑफ रूल्स दैट कंट्रोल्स द structure and elements of XML files. It is used to describe the attribute of XML language precisely. Classified into two types, namely internal DTD or external DTD. It can be specified inside a document or outside a document. DTD mainly checks the grammar and validity of an XML document. Mainly DTD का full form होता है document type definition. ये एक set of rules को contain करता है जो कंट्रोल करता है स्ट्रक्चर एंड एलिमेंट ऑफ XML फाइल्स को. इनको दो तरीके से जोड़ा जाता है. पहला इज इंटरनल DTD एंड सेकंड इज एक्सटर्नल DTD. अब इसके कुछ फीचर्स हैं जैसे इट डिफाइंस द कंपलसरी एंड ऑप्शनल एलिमेंट इन XML डॉक्यूमेंट. इट वैलिडेट्स द स्ट्रक्चर. It checks the grammar. It describes the order in which the element occurs. Now advantages are there. We can define our format. It helps in validation. It provides us a proper documentation. Now what are the disadvantages? They are hard to read and maintain if they are large in size. It is not object oriented. The documentation supports is limited. Now let us go on the XML schema definition. So XML schema definition is a way to describe the structure of XML document. It defines the rules for all the attributes and elements in an XML document. It can also be used to generate XML documents. It also checks the vocabulary of the document. It doesn't require processing by a parser. इसकी बात करें तो it allows to create detailed data arrangements with things like nested elements, attributes, and different data types. It helps you to define different kind of data like words, number, and dates in XML document. XSD is good for working with various names in XML, which is useful when you are creating rules for complex XML files with lots of different names. अब now advantages की बात करें तो it is like user friendly guides for XML data. They tells developer how the data should be structured. It must follow
all without needing extract explanation. अब ये कुछ कुछ एडवांटेजेस हैं, फिर डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या है, क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग XSD schemas can be complex, especially get XML structures. Understanding and working with XSD can be challenging for those new to XML and related technologies. अब ना हम लोग पढ़ते हैं why XML schema is powerful than DTD. तो mainly XML schema powerful क्यों है DTD से? So mainly the XML schema gives a more detailed definition of the data structure than DTD, mandating that is a string or is an integer. Now using XML in applications. So using XML in applications is for storing, transferring and configuring data. First is using XML for data storage. So application can use XML to store structured data, for example configuration setting or user data. So example is here uh, in an application how it is used. And secondly, when we talk about data transfer format, so XML is widely used for exchanging data between systems, especially in APIs. So here is also an example where XML for API request is there and XML for API response is there. Third is XML for UI description. Fourth is parsing XML in applications, and fifth is writing XML in applications. Now talking about transforming XML using XSL and XSLT. So XSLT stands for Extensible Style Sheet Language Transformation. It is used to transfer XML document from one form to another form. Uses XPath to perform matching of nodes to perform this transformation. The result of applying XSLT to XML document could be another XML document, HTML, text or any other document from technology perspective. So XML namespaces के बारे में पढ़ें तो XML namespace are the unique name. It is a mechanism by which elements or attribute is assigned to a group. It is used to avoid the name conflict in the XML document. It is recommended by W3C. Study about the namespace declaration. So it is declared using reserved attribute such as the attribute is XMLNS or it begins with XMLNS, where namespace starts with the XMLNS, the word name is the namespace prefix, the URL is the namespace identifier. So how to transform XML into XHTML using XSLT. So ये यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में लिखा हुआ है कि the root element that declares the document to an XSL style sheet is this and the correct way to declare it according to the W3C XLT recommendation is this. So ऐसे इस तरीके से हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं XML को XHTML में using XSLT. Talking about PHP, so PHP is a popular scripting language used for creating dynamic web pages and web application. The term PHP is acronym of hypertext processor. मेनली PHP है ना एक बहुत पॉपुलर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ होता है वेब पेजेस और वेब एप्लीकेशंस बनाने में. ये एक कोर्स इंटरप्रेटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है. अब हम लोग पढ़ते हैं कि इसको बनाया किसके द्वारा गया था. सो इट वाज क्रिएटेड बाय रास्मस लर्डॉर्फ इन 1994 but appeared in the market in 1995. So it is powerful enough to be at the core of the biggest blogging systems on the web. PHP files, so PHP files can contain text, HTML, CSS, JavaScript and PHP code. It is executed on the server and the result is returned to the browser as a plain HTML. So PHP का यूज आखिर क्यों होता है कि why we use PHP. So it is used for dynamic content database as well as session tracking for the website. You can create session in PHP. It can access cookies variable and also set cookies. It helps to encrypt the data and apply validation. It supports several protocols such as HTTP, POP3, SNMP, LDAP, IMAP and many more. So PHP can handle the forms such as collect the data from users using forms, save it into the database and return useful information to the user. For example, registering form. Now talking about the features of PHP, so it is open source and free. It is server side scripting. अभी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है. सो PHP कोड executed on the server before sending HTML content to the user browser. Third is interpreted language. Fourth is database connectivity. Fifth is object oriented programming. And sixth is built-in function. Built-in functions, PHP comes with a rich sets of built-in functions for various tasks such as string manipulation, date and time handling, file handling and more, reducing the need for external libraries. Now sixth is session management and last is security features. So while security consideration are essential for any development language, so PHP Pro offers several built-in security features and best practices to help mitigate vulnerabilities. Now talking about its syntax, so
A PHP script can also placed anywhere in the document. इसका स्क्रिप्ट कैसे स्टार्ट होता है और इसका स्क्रिप्ट एंड कैसे होता है, और उसके बाद एक डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन जो कि PHP फाइल के लिए होता है वो .php होता है। अब डिसीजन मेकिंग और लूपिंग के बारे में बात करें हम, इन PHP डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग आर द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दैट अलाउज यू टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ योर प्रोग्राम। सो डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ते हैं, तो इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। PHP provides several structures for this statement, second is if else, third is if else if statement, एंड फोर्थ इज स्विच स्टेटमेंट, जो कि हमने पहले भी पढ़ रखा है बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, तो इसको एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है मुझे, है ना। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं लूपिंग इन PHP। सो लूप्स आर यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। तो वो हम लोग सब जानते हैं कि लूप्स का यूज कैसे होता है। इसमें फर्स्ट होता है वाइल लूप, डू वाइल लूप, फोर इच लूप, इसको समझाने की जरूरत है नहीं मुझको। सो यही है, एक एग्जाम्पल भी है इसमें डिसीजन मेकिंग और लूपिंग का बहुत अच्छा सा। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि इसमें चेक किया जा रहा है कि आखिर एक नंबर ऑड है या फिर इवन है, ठीक है। IWT, and here we will study about MySQL and PHP. So firstly, starting with MySQL, so it is an open source relational database management system. Its name is the combination of two words, first is my and second is SQL. My is the co-founder's daughter name, and second SQL, which full form is structured query language. Widely used relational database management system. It is free and open source, and it is ideal for both small and large applications. Very fast, reliable, scalable, and easy to use. It is cross-platform. It is compliant with ANSI SQL standards. It was first released in 1995. So here are some of the features of MySQL. So the data in MySQL database are stored in tables. A table is a collection of related data, and it consists of columns and rows. Databases are useful for storing information categorically. A company may have a database with the following tables. First is employee, second is customer, third is product, and fourth is you orders. Who uses MySQL? So huge websites like Facebook, Twitter, Airbnb, Uber, GitHub, YouTube, etc. They uses MySQL for database management. A very large number of web developers around the world also use the MySQL. So PHP plus MySQL database system. PHP combined with MySQL are cross platforms. How to connect PHP with MySQL database? So PHP 5 and later can work with MySQL database using MySQLi extension PDO, which is PHP data objects. So now difference between MySQLi and PDO. So PDO works on 12 different database systems, where MySQL works only with MySQL databases. Now second is both PDO and MySQLi are object oriented, but MySQLi also offers a procedural API. So now if at the same point of development phase the user of development team wants to change the database, then it is easy to do that in PDO than MySQLi. As PDO supports 12 different database systems, he would have to only change the connection string and a few queries. With MySQLi he will need to rewrite the entire code including the queries. Mainly यहाँ पे difference है MySQLi और PDO में। simply ये PDO जो है वो 12 different database systems के साथ काम करता है, जहाँ की MySQLi सिर्फ MySQL database के साथ काम करता है। सेकंड इज दोनों जो हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, बट जो MySQLi है वो प्रोसीजरल API भी ऑफर करता है। अगर एक डेवलपमेंट फेज में है और डेवलपमेंट टीम को चेंज करना है डेटाबेस को, तो PDO जो है ना वो MySQLi से ज़्यादा ईजी होता है चेंज करने में, क्योंकि ये 12 डिफरेंट डेटाबेस सिस्टम्स को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग चेंज करने में हमको सिर्फ कुछ कनेक्शन स्ट्रिंग्स को चेंज करना होगा और कुछ कुछ फ्यू क्वेरीज को लगाना होगा, बट MySQLi में हमें पूरा का पूरा कोड फिर से लिखना होगा इंक्लूडिंग द क्वेरीज। अब नाउ इसमें प्रेफरेंस का क्या है? सो शुड आई यूज़ MySQLi और PDO? तो ये मेनली उसके बीच का फिर से डिफरेंस है कि हमको किसके साथ ज़्यादा अच्छे से जाना चाहिए, कि मतलब हम अच्छे से जिसको यूज़ करते हैं, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके की नीड है। यहाँ पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अगर हमें दूसरे डेटाबेस में स्विच करना है बहुत ईजी तरीके से, तो हम लोग प्रेफर कर सकते हैं PDO का। जबकि अगर हमें SQL के साथ काम करना है, तो हम दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। अब दे आर टू MySQLi टू डेटाबेस यूजिंग PHP, दे आर थ्री मेन वेज which we can connect to MySQL from PHP. First is using MySQLi object-oriented procedure. So here is its syntax and output. And second is MySQLi procedural procedure. There is also procedural approach to MySQLi to establish a connection to MySQL database from a PHP script as described below here, and PDO procedure. Now creating a MySQL database using MySQLi and PDO. So here the create database statement is used to create database in MySQL. The following examples, अब ये examples हैं कि कैसे हम लोग create कर सकते हैं MySQL database को using MySQLi and PDO. Creating a database comes into the picture. So PHP uses MySQLi underscore select underscore DB function to select the database on which
queries are to be performed. This function takes two parameters and returns true on success and false on failure. So syntax इसका ये होता है. और parameter and descriptions की बात करें तो link required, a link and identifier returned by MySQLi connect और MySQLi init. So फिर DB name होता है, फिर it is required name of DB और to be connected. यहाँ पे मेनली इनका एग्जांपल है पूरा का पूरा कि कैसे हम लोग एक डेटाबेस को सेलेक्ट कर सकते हैं. अब लिस्टिंग अ डेटाबेस, वी कैन राइट द फॉलोइंग PHP स्क्रिप्ट टू गेट द लिस्ट ऑफ अवेलेबल MySQL डेटाबेसेस. हम लोग अवेलेबल लिस्ट को भी डेटाबेस के अंदर से बोल सकते हैं रिट्राइव करना या फिर सेलेक्ट कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं. ऐसे होता है. फिर PHP, so talking about PHP MyAdmin, so PHP MyAdmin is the most trusted and user-friendly database managers and mostly used for web-based application or programs. The in the following article, we will learn about the importance of the PHP MyAdmin tool in the web world. Mainly PHP MyAdmin एक बहुत ही ज़्यादा trusted और user friendly database manager है जो कि mostly web based application या फिर प्रोग्राम में यूज़ होता है. So इसके लिए प्री रिक्विजिट क्या क्या होना चाहिए. हमारे पास एक रनिंग सर्वर रनिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए लाइक विंडोज़ और लिनक्स सपोर्टेड प्लेटफॉर्म और ऑपरेटिंग सिस्टम्स. सेकंड, एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए. थर्ड इज़ PHP स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होना चाहिए. थर्ड इज़ अपाची वेब सर्वर होना चाहिए. फोर्थ इज़ MySQL और MariaDB डेटाबेस होना चाहिए. कुछ भी हो सकता है. अब इसके फीचर्स पढ़ें तो इट कैन क्रिएट, अल्टर, ब्राउज एंड ड्रॉप डेटाबेसेस, व्यूज, टेबल्स, कॉलम्स एंड indexes. PHP use stored procedure and queries to display multiple result sets. It supports foreign keys and InnoDB tables. The changes done on databases, views, and tables. We can also create PDF graphics of our database layout. It can be exported into various formats such as XML, CSV, PDF, open document, text, and spreadsheets. So यहाँ पे कुछ कुछ हमारे एडवांटेजेस हैं इसके कि इट इज़ वेरी सिंपल टू सेट अप द टूल. फिर GUI इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड easy to understand for developers. uh, it is advantageous over console as many tasks like cut, copy, run queries. It's very easy due to its GUI. It don't require a network connectivity as it's installed on computer already having MySQL server. So now talking about data backup problem with PHP. So mainly PHP lacks a lot of features in import export functionality. There are some backups problem with PHP MyAdmin that are given below. First is scheduling. There is no way to export the data of the database in PHP MyAdmin automatically. Storage and media support. As we have discussed earlier, PHP is a web-based software, so it's run only on the browser. We can take backups only to the local drivers of our systems. Compression, encryption, and other options. So the files which are exported with PHP MyAdmin are saved as common text files with any additional processing, whereas storing these files in the original form usually takes a lot of disk storage. So that was it for Unit 5 and whole IWT syllabus. सो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. सो अगर ये वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ क्लियर टेक विद ऋषभ. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन. थैंक यू.